गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में टॉपिक भुगतान संतुलन के बारे में चर्चा चल रही है। भुगतान संतुलन में ऐसा में जो कि चक्रीय असंतुलन, चिरकालिक असंतुलन, संरचनात्मक असंतुलन, स्थायी असंतुलन, अस्थायी असंतुलन, ये 5 प्रकार के असंतुलन किए जा चुके। इसके बाद भुगतान संतुलन में ये जो असाम्य उत्पन्न होता है या भुगतान संतुलन जो कि असंतुलन में बदल जाता है, इसके कारणों के बारे में पिछली क्लास में तालिका बनाई गई थी। आज उन्हीं कारणों की विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। सबसे पहले भुगतान संतुलन में असाम्य के कारणों के बारे में हेडिंग डालिए कि भुगतान संतुलन में असाम्य के कारण। भुगतान संतुलन में असाम्य के कारण। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे कि भुगतान संतुलन में जो असाम्य उत्पन्न होता है उसके कारण क्या है, जिसके कारण भुगतान संतुलन में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न देशों में या भिन्न भिन्न समय में एक ही देश के अंदर भुगतान संतुलन में असाम्य के अलग अलग कारण हो सकते हैं और भिन्न भिन्न देशों में भी भुगतान संतुलन में असाम्य के विभिन्न कारण हो सकते हैं। एक ही देश के अंदर भिन्न भिन्न समय में भी अलग अलग कारण हो सकते हैं भुगतान संतुलन में असाम्य के। इसके अंतर्गत बात करते हैं एक ही देश के अंदर अलग अलग समय में अलग अलग कारणों की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले भारत की बात करें तो भारत में जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना अपनाई गई थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि पंचवर्षीय योजनाएं 5 साल की योजनाएं होती है, उन 5 साल की योजनाओं में देश की अर्थव्यवस्था से संबंधित नीतियां बनाई जाती है और उन नीतियों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं कि हमें कौन कौन से क्षेत्र का विकास करना है, शिक्षा का स्तर क्या रखना है, कृषि क्षेत्र का विकास कितने प्रतिशत करना है, वित्तीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत जो है लक्ष्य निर्धारित किए जाए और भी बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। तो हमारी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है जो कि कब से 56 से 61 तक, 56 से 61 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लेके 56 तक, 1951 से लेके 56 तक चली थी। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उस पंचवर्षीय योजना में तो हमारे जो उद्देश्य थे वो उद्देश्य थे कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में कि किस प्रकार से कृषि क्षेत्र का विकास ज्यादा मात्रा में किया जाए, यानी कि
कृषि क्षेत्र को सर्वोपरि या प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र मानते हुए कृषि क्षेत्र के विकास पर जोर दिया गया, जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ पर उत्पादन काफी मात्रा में हुआ और हम कच्चे माल का निर्यात करते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर उद्योगों की स्थापना ज्यादा मात्रा में नहीं थी। इसके बाद जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुई है, उस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण की कमी महसूस की गई और उस औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए हमने विदेशी टेक्नोलॉजी को, तकनीकी को, मशीनों को आयात किया। जब पूंजीगत पदार्थों का आयात करने लगे तो हमारा भुगतान संतुलन जो है, आयातों के ज्यादा होने के कारण और निर्यातों के स्थिर रहने के कारण हमारा भुगतान संतुलन किसमें बदल गया? असंतुलन में बदल गया। भुगतान असंतुलन हो गया, मतलब प्रतिकूल भुगतान संतुलन लिख लो या भुगतान असंतुलन लिख लो। पूंजीगत वस्तुओं के, मशीनों के, टेक्नोलॉजी के आयातों के कारण, जिससे हमारे यहाँ पर उद्योगों की स्थापना भी जो है होने लगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी का अभाव था, नवीनतम मशीनों का अभाव था, साथ में पूंजी की भी कमी थी, तो हमें विदेशों से इन वस्तुओं का आयात करना पड़ा, जिससे हमारे आयातों की मात्रा बढ़ गई और आयातों की मात्रा जब बढ़ेगी निर्यातों की तुलना में, तो आपका भुगतान संतुलन असंतुलन में बदल जाएगा। इसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना है। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से लेके 66 तक इसकी समय अवधि है। तृतीय पंचवर्षीय योजना, इस अवधि में क्या हुआ? तृतीय पंचवर्षीय योजना में हमारे यहाँ पर अकाल पड़ गया, सूखे की स्थिति आ गई। सूखे की स्थिति के कारण, सूखे की स्थिति के कारण खाद्यान्नों का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं हो सका, और जब खाद्यान्नों का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं हुआ और हमारे यहाँ पर जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी, तो उस बढ़ती हुई जनसंख्या की पूर्ति के लिए हमें खाद्यान्नों का भी आयात करना पड़ा। खाद्यान्नों का भी क्या करना पड़ा? आयात। जिस खाद्यान्न में हम निर्यात कर रहे थे, जिन खाद्यान्नों का हमारे यहाँ पर निर्यात हो रहा था, अब हमें उन खाद्यान्नों का भी आयात करना पड़ा, जिससे हमारा भुगतान जो था वो कैसा हो गया? असंतुलन हो गया। भुगतान असंतुलन हो गया, या भुगतान में जो संतुलन में असाम्य उत्पन्न हो गया। इसी प्रकार युद्ध की स्थिति आई, चीन से हमारा युद्ध हुआ, पाकिस्तान से युद्ध हुआ, जिसके कारण भी निर्यातों में विशेष वृद्धि नहीं हो सकी। हमारे जो है, जब युद्ध की स्थिति होती है तो आपको पता है संसाधन सीमित होते हैं, तो संसाधन जो है उत्पादन पर ना लग के युद्ध सामग्री को बनाने में लगे, और युद्ध सामग्री को बनाने में लगे तो हमारे यहाँ पर उत्पादन कम हुआ। उत्पादन कम हुआ तो हमने निर्यात कम किया, निर्यात कम किया, हमें आयात ज्यादा करना पड़ा, जिससे वापस हमारा भुगतान संतुलन असंतुलन में हो गया। इस प्रकार ऐसे बहुत सारे प्रमुख कारण हैं जिसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी आपको सिर्फ यही बताया गया कि भारत में एक ही देश के अंदर विभिन्न विभिन्न समयों में या भिन्न भिन्न समय में भुगतान असंतुलन के अलग अलग कारण हो सकते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने टेक्नोलॉजी का आयात किया, पूंजीगत मशीनों का आयात किया, उपकरणों का आयात किया, जिससे हमारा भुगतान संतुलन असंतुलन में हो गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, जिससे क्या हुआ कि हमें खाद्यान्नों का भी आयात करना पड़ा। इसके बाद हमारा पाकिस्तान से और चीन से आक्रमण हो गया, तो हमारे निर्यात नहीं बढ़ पाए और आयात रोके हुए रहे, जिससे हमारा भुगतान संतुलन असंतुलन में हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी चर्चा अब करेंगे। इसमें सबसे पहला जो कारण है आपका, जो कि अपन ने
निकल तालिका बनाई थी, उसमें फर्स्ट कार्यक्रम था आपका विकास एवं विनियोग कार्यक्रम। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद करते हैं फर्स्ट कार्यक्रम की बात, विकास एवं विनियोग कार्यक्रम। फर्स्ट लिखिए विकास एवं विनियोग कार्यक्रम। विकास जिसको डेवलपमेंट बोलते हैं, इसके अंतर्गत विशेषकर बात करते हैं तो विकासशील देश जो कि भारत है, इसके अंतर्गत विकासशील देशों में भुगतान संतुलन में असाम्य होने का मुख्य कारण वहाँ भारी मात्रा में विकास एवं विनियोग संबंधी कार्यक्रम हैं कि विकासशील देश जो कि विकसित देशों की प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए वो विकसित देशों की देखा देखी हमारे यहाँ पर भी विकास और विनियोग संबंधी कार्यक्रम अपनाने लगे हैं। इनके पास जो है तीव्र गति से औद्योगिकीकरण करने के लिए और आर्थिक विकास करने के लिए यहाँ पर उन्हें भी विकास करना होगा, विनियोग करना होगा विकसित देशों की जैसे। यदि हमें भी विकसित देशों की जैसे तीव्र औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए और आर्थिक विकास करना चाहते हैं तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी एवं अन्य साधनों का अभाव होता है और हमें जब इनका विकास करना है तो हमें दूसरे देशों से पूंजी के लिए भी निर्भर रहना पड़ता है और साथ में अन्य जो साधन हैं उन साधनों के अभाव के कारण उन साधनों को भी पर्याप्त मात्रा में हमारे देश के अंदर मंगाना होता है। इससे क्या होगा, इससे हमारे देश के आयात बढ़ जाएंगे, हमें ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं को मंगाने से हमारे देश के आयात बढ़ जाते हैं, किंतु निर्यात में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हो पाती है जिस अनुपात में हमारे आयात बढ़ रहे होते हैं। जब इन देशों में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो उन वस्तुओं की खपत उसी देश में ही खत्म हो जाती है, उसी देश में ही वो खत्म हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। जिनका हम पहले निर्यात कर रहे थे उन वस्तुओं को भी अब जो है उनकी जनसंख्या के बढ़ने के कारण वहीं पर सारी सामग्री खत्म हो जाती है, फलस्वरूप निर्यात कम हो जाते हैं, आयात औद्योगिकीकरण के कारण विकास के कारण बढ़ जाते हैं, जिससे इन देशों के भुगतान संतुलन में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। संरचनात्मक असंतुलन अपने पढ़ा था जिसके अंतर्गत निर्यात आपके कम हो जाते हैं या स्थिर रहते हैं और आयातों की मात्रा जब बढ़ जाती है तो वो रचना संबंधी असंतुलन कहलाते हैं। तो यहाँ पर विकास एवं विनियोग से संबंधित जो कारण है भुगतान संतुलन या असंतुलन का वो आपका संरचना संबंधी असंतुलन के अंतर्गत आता है, जिसके परिणाम स्वरूप संरचनात्मक भुगतान असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। विकसित देशों की प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए हमें इन साधनों का अभाव होने के कारण इन वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में आयात करना पड़ता है, जिससे भुगतान संतुलन असंतुलन उत्पन्न होता है या भुगतान संतुलन में असाम्य उत्पन्न हो जाता है। सेकंड कारण है आपका चक्रीय उच्चावचन। चक्रीय उच्चावचन। चक्रीय उच्चावचन वही आपकी तेजी और मंदी से स्थिति से संबंधित है। व्यापार चक्र में जब चक्रीय उच्चावचन होते हैं, तेजी और मंदी की स्थिति आती है तो विभिन्न देशों में चक्रीय उच्चावचन होने के कारण आयात और निर्यातों पर इसका प्रभाव पड़ता है, जिसकी अवस्थाएं विभिन्न देशों में अलग अलग होती है। इनकी भी अवस्थाएं अलग अलग पाई जाती है।
इन उच्चावचनों की। अतः चक्रीय उच्चावचनों में के फलस्वरूप भुगतान संतुलन में चक्रीय असाम्य उत्पन्न हो जाता है। जब हमारे यहाँ पर तेजी की स्थिति होती है, कीमतों में वृद्धि के कारण, लागत में वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि होती है और कीमतों में वृद्धि के कारण हमारे देश के निर्यात कम हो जाते हैं, जिससे हमारा भुगतान संतुलन असंतुलन में बदल जाता है। इसके बाद मंदी की बात करते हैं। मंदी में मांग के कम होने के कारण कीमतें कम होती है और कीमतें जब कम होगी दूसरे देशों की तुलना में तो हमारे निर्यात बढ़ जाते हैं और निर्यात जब हमारे बढ़ जाएंगे तो हमारा भुगतान संतुलन कौन सा होगा? अनुकूल होगा। और जब आयात बढ़ेंगे तो भुगतान संतुलन कैसा होगा? प्रतिकूल होगा। इस प्रकार चक्रीय उच्चावचन के कारण भी भुगतान संतुलन में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आय प्रभाव एवं कीमत प्रभाव। थर्ड लिखिए, आय प्रभाव व कीमत प्रभाव भी भुगतान संतुलन में असाम्य उत्पन्न करता है या असाम्य उत्पन्न होने का कारण आय प्रभाव और कीमत प्रभाव भी माना जाता है। विकासशील देशों में आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप जब देश में आर्थिक विकास होता है तो लोगों की आय बढ़ती है। लोगों की जब आय बढ़ती है तो कीमतों में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। आय में वृद्धि से लोग वस्तुओं की मांग ज्यादा करते हैं। वस्तुओं की मांग में वृद्धि, और वस्तुओं की जब मांग में वृद्धि होती है तो कीमतों में भी वृद्धि होती है। मांग में वृद्धि होती है तो कीमतों में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। कीमतों में जब वृद्धि होती है तो इसकी सीमांत आयात प्रवृत्ति ऊंची होने के कारण आयातों में वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब जब हम ज्यादा आय बढ़ने के कारण ज्यादा वस्तुओं की मांग करते हैं, जिससे हमारा भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाता है। क्यों? क्योंकि कीमतें बढ़ती है और कीमतें बढ़ती है तो ज्यादा मात्रा में निर्यात नहीं हो पाता है और साथ में हमारा भुगतान संतुलन आयात ज्यादा या आयात स्थिर और निर्यातों के कम होने पर भी हमारा भुगतान संतुलन किस में बदल जाएगा? प्रतिकूल दशा में या प्रतिकूल स्थिति में आ जाता है। इसके बाद बात करते हैं, इसके साथ ही चूंकि इन देशों में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ऊंची होने के कारण विकासशील देशों में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज्यादा होती है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति ज्यादा होगी तो बचत की प्रवृत्ति कम होती है। अब जो लोग ज्यादा मात्रा में उपभोग करते हैं तो अपने देश में जो वस्तुएं बन रही है उनका तो यूज कर रहे हैं, साथ में विदेशों से आने वाली वस्तुओं का भी यूज करने लग जाते हैं, जिससे हमारे निर्यात कम और आयात ज्यादा हो जाते हैं। और जब निर्यात कम और आयात ज्यादा होंगे तो हमारे देश का भुगतान संतुलन जो है वो असंतुलन में बदल जाता है। इसके साथ ही चूंकि देश में सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति ऊंची होती है तो घरेलू वस्तुओं का ज्यादा मात्रा में यूज करने से निर्यात कम हुआ, विदेशों से आने वाली वस्तुओं का आयात ज्यादा मात्रा में हो रहा है, हम उनका भी यूज ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं, तो हमारा आयात ज्यादा और निर्यात कम होने के कारण भुगतान संतुलन असंतुलन में बदल जाएगा। इसके बाद विकासशील देश में जब भारी उद्योगों में अधिक मात्रा में विनियोग किया जाता है कि हम भी विकसित देशों की देखा देखी हमें भी विकास करना है, हमारी जीडीपी को बढ़ाना है, राष्ट्रीय आय को बढ़ाना है, तो हम उन देशों की देखा देखी ज्यादा मात्रा में विनियोग करने लगते हैं भारी उद्योगों के अंतर्गत। तो इसका मुद्रास्फीति पर या मुद्रास्फीति प्रभाव होता है। कहने का मतलब देश में महंगाई बढ़ती है। क्यों? क्योंकि अंतिम उत्पादन से होने से में तो काफी समय लग जाता है। जो अंतिम उत्पादन है, जो वस्तु बनकर बाजार में आएगी तभी तो उत्पादन करता है या उद्योगपति के पास पैसा आएगा, उसमें तो काफी समय लग जाता है। जबकि
जबकि बढ़ती हुई मुद्रा लोगों के हाथ में पहुंच जाती है। जैसे श्रमिक ने काम किया, आज उसने काम किया, उसे शाम को मजदूरी मिल जाएगी। उस मजदूरी से वो अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदता है और वो वस्तु जो बनाई जा रही है फैक्ट्री में वो बनकर 10 दिन में तैयार होगी। अब 10 दिन में तैयार होगी, अब जब 10 दिन में तैयार होगी, 10 दिन में जब बाद में पता नहीं कितने दिन में बिकेगी, 15 दिन में बिकेगी, 20 दिन में बिकेगी, लेकिन मजदूरों के हाथ में तो रोज मजदूरी आ रही है, जिससे उनकी उपभोग प्रवृत्ति ज़्यादा होने के कारण, वस्तु की मांग के ज़्यादा होने के कारण कीमतों में वृद्धि बनी रहती है। फलस्वरूप देश में मुद्रास्फीति बढ़ जाती है और हमें उन वस्तुओं की या हमारे देश में उन वस्तुओं की कमी से हमें विदेशों से उन वस्तुओं को मंगाना पड़ता है, हमारे देश के लोगों की मांग को पूरा करने के लिए। इस प्रकार आयात और बढ़ जाते हैं और आयात बढ़ जाते हैं तो देश में भुगतान संतुलन में असाम्य उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार जब वस्तु महंगी होती है तो उसके निर्यात कम हो जाते हैं, आयात हमारे पहले से ही बढ़ रहे हैं, निर्यातों के कम होने से और आयातों के बढ़ने से भुगतान संतुलन में असाम्य उत्पन्न होता है। इस प्रकार आय प्रभाव और कीमत प्रभाव भी जो है वो अर्थव्यवस्था में असंतुलन उत्पन्न होने के कारणों के अंतर्गत माना जाता है। आय प्रभाव से वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है, जिसमें कीमतों के बढ़ने से उपभोक्ता की जो है उपभोक्ता वस्तुओं की ज़्यादा मात्रा खरीदने के कारण महंगाई बढ़ जाती है और महंगाई बढ़ जाती है तो हमारे निर्यात प्रोत्साहित और आयात प्रोत्साहित हो जाते हैं। इस प्रकार आय प्रभाव और जो कीमत प्रभाव है ये भी भुगतान संतुलन में असाम्य उत्पन्न होने का कारण बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं विकसित देशों में आयात प्रतिबंध। फोर्थ लिखिए, विकसित देशों में आयात प्रतिबंध। जो विकसित देश होते हैं वो विकासशील देशों से निर्यात होने वाली वस्तुओं पर क्योंकि उनके आयात हमारे निर्यात होते हैं, तो जो विकसित देश होते हैं वो विकसित देश विकासशील देशों से होने वाली निर्यात होने वाली वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा देते हैं, जिससे हमारे निर्यात कम हो जाते हैं और निर्यात कम होने से हमें विदेशी मुद्रा कम मात्रा में प्राप्त होती है और आयात स्थिर रहते हैं, जिससे भुगतान संतुलन में असाम्य उत्पन्न हो जाता है। तो सामान्यतः विकसित देशों में अनुकूल व्यापार शर्तों एवं अन्य कारणों के परिणाम स्वरूप उनका भुगतान संतुलन आधिक्य की स्थिति में ही रहता है या आधिक्य की स्थिति में ही बना रहता है। और यदि ये देश विकासशील देशों से आयात करते भी हैं तो विकासशील देशों की भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार हो सकता है। क्यों? क्योंकि विकसित देश जब विकासशील देशों से निर्यात करेंगे, विकासशील देशों का निर्यात विकसित देशों का आयात होता है, तो जब विकसित देश विकासशील देशों से आयात करेंगे तो भुगतान संतुलन जो कि उनका असंतुलन है वो असंतुलन में सुधार हो सकता है या संतुलन की स्थिति में आ सकता है। परंतु विकसित देश क्या करते हैं, कई तरह के या तरह तरह के आयात प्रतिबंध लगा देते हैं और आयात प्रतिबंध आपका वही प्रशुल्क लगाकर, कोटा प्रणाली अपनाकर, सीमा शुल्क लगाकर, लाइसेंस प्रणाली के द्वारा या वैधानिक कानून वगैरह लगाकर, ये सारे जो हैं ये प्रतिबंध लगाने के तरीके हैं। इस प्रकार इससे विकासशील देशों के निर्यात में वृद्धि नहीं हो पाती है और उनके भुगतान संतुलन में असाम्य ही बना रहता है विकसित देशों के आयातों के प्रतिबंध के कारण। इस प्रकार जो भुगतान संतुलन में असाम्य के उत्पन्न होने का एक कारण विकसित देशों में आयात प्रतिबंध के कारण है। विकसित देश विकासशील देशों से ज़्यादा मात्रा में वस्तुओं का आयात नहीं करते हैं, वो अलग अलग प्रकार के आयात प्रतिबंध लगाकर विकासशील देशों के निर्यात को कम करने की कोशिश करते हैं और साथ में उनका एक उद्देश्य ये रहता है कि हमारा भुगतान संतुलन हमेशा आधिक्य में रहना
चाहिए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए वो आयात को कम करने की कोशिश करते हैं और उन वस्तुओं का खुद ही उत्पादन करने के बारे में तैयार रहते हैं। ये भी एक कारण है। नेक्स्ट है निर्यात मांग में परिवर्तन। निर्यात मांग में परिवर्तन। भुगतान संतुलन में असाम्य के कारणों के अंतर्गत ये भी एक कारण माना जाता है जो कि आपका निर्यात मांग में परिवर्तन आता है। विकासशील देशों में भुगतान संतुलन में असाम्य उत्पन्न होने का ये प्रमुख कारण माना जाता है। इनके द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की मांग में परिवर्तन हुआ है। मांग कम हुई है, कभी बढ़ी है। आज विकसित देश जो है हमारे देश से खाद्यान्न, कच्चा माल, अन्य वैकल्पिक वस्तुओं का उत्पादन करने लगे हैं। पहले विकसित देशों में इन वस्तुओं का उत्पादन कम मात्रा में होता था, फलस्वरूप वो विकासशील देशों से इन वस्तुओं का आयात करते थे, खाद्यान्न के रूप में, कच्चे माल के रूप में, और साथ में और भी अन्य वस्तुएं हैं जिनका हमारे यहाँ से निर्यात किया जाता था। लेकिन अब विकसित देश इन वस्तुओं का उत्पादन खुद करने लगे हैं, जिससे हमारे निर्यातों की मांग कम हो गई है। इस प्रकार जो विकासशील देश है उसके निर्यात कम हो गए हैं और उनके भुगतान संतुलन में वही संरचनात्मक असंतुलन पैदा हो गया है, वही निर्यात कम और आयात स्थिर होने के कारण। यद्यपि विकसित देशों के निर्यात भी पहले की तुलना में कम हो गए हैं। विकसित देश जो है उसके निर्यात भी पहले की तुलना में अगर अपन बात करते हैं, पहले हम ज़्यादा मात्रा में विकसित देशों से वस्तुएं मंगाते थे या आयात करते थे, लेकिन अब जो है हम विकसित देशों से कम वस्तुओं का आयात करते हैं, जिसका प्रमुख कारण है उनके उपनिवेश बाजार समाप्त हो गए एवं विकासशील देश जो है वो भी आत्मनिर्भर होने की प्रवृत्ति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं कि हमें भी हमारे यहाँ पर जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता है उनका हम विदेशों से आयात न करके हम खुद उत्पादन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आत्मनिर्भरता की प्रवृत्ति के कारण उनके विकसित देशों के जो है निर्यात कम हुए हैं। एवं जो है विकासशील देशों की तुलना में अगर हम विकसित देशों की बात करते हैं तो विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों में भुगतान संतुलन में असाम्य की समस्या जो है विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में अधिक गंभीर और व्यापक रूप में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि विकसित देश के जो आयात है, विकसित देश के जो आयात है वो विकासशील देशों के निर्यात की तुलना में कम, लेकिन विकसित देशों के जो निर्यात है वो विकासशील देशों की तुलना में अधिक होते हैं। इस वजह से विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों में भुगतान संतुलन में जो असाम्य की समस्या है ये अधिक गंभीर बनी हुई है और ये अधिक व्यापक पाई जाती है। इस प्रकार निर्यात मांग में परिवर्तन के कारण भी भुगतान संतुलन में असंतुलन उत्पन्न हुआ है, और वो कौन सा असंतुलन है? वो है आपका संरचनात्मक असंतुलन, निर्यातों में कमी और आयातों के स्थिर रहने के कारण। इस प्रकार ये आपके भुगतान संतुलन में असाम्य के 5 कारण हैं। इन 5 कारणों को आप जो है या तो कॉपी में लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हुए भुगतान संतुलन में असाम्य के नेक्स्ट कारण के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपका अगली क्लास में होगा। आज इतना ही। थैंक यू।